नमस्कार दोस्तों, मैं सागर पटनायक दोबारा आपके साथ फैकल्टी स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के आईआईटी यूनिवर्सिटी। पिछले बार हम लोगों ने बात करी थी वेरिएबल्स और पॉइंटर्स के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस इन सी, ताकि आप लोग जब भी डेटा स्ट्रक्चर में आपको फंक्शंस की रिक्वायरमेंट हो, आप उसी हिसाब से उसको यूज कर पाओ। नाउ व्हाट आर फंक्शंस? बिफोर वी गेट इनटू द टेक्निकलिटी ऑफ द सेम, समझते हैं कि फंक्शंस है क्या। जैसा हमने पहले भी बात कर रहा था, कोई भी चीज अगर आपको समझनी है, भैया सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? आप जानो कि उसके मीनिंग क्या है, उस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग क्या है। तो फंक्शन का मतलब क्या है? अगर आप अंग्रेजी में उसका मतलब सोचो, मतलब कोई एक काम और पर्टिकुलर फंक्शन जैसे यूज किया जाता है, यानी कि कोई एक ऐसा काम जो यूनिक है, दूसरे कामों से वहां पे रिलेटेड नहीं है, तब उसको हम लोग एक यूनिक फंक्शन बोलेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन क्या हो गया? यानी कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम दूं कि आप एक प्रोग्राम लिखो जिसमें आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो, तो सिंपली आप उसे मेन फंक्शन में कर सकते हो। यानी कि मेन के अंदर ही आप तीन वेरिएबल डिक्लेयर करके, दो वेरिएबल्स में इनपुट लेके, तीसरे में उसकी एडिशन स्टोर करके प्रिंट कर सकते हो। देन व्हाट आर फंक्शंस? व्हाई डू वी नीड फंक्शंस? अब मान के चलो आपको प्रोग्राम जो दिया गया है, दैट इज नॉट सिंपली एडिशन, दैट इज अ प्रोग्राम अबाउट कैलकुलेटर। यानी कि आपको एक प्रोग्राम दिया गया है जिसमें कि आपको एक बेसिक कैलकुलेटर बनाना है, which has the capability of doing operations like addition, subtraction, multiplication, division, finding remainder, finding percentage and etc etc. Now, जब आप ये सारी चीजें करोगे, मान लो आप ये सारी चीजें मेन के अंदर करते हो, कर ही सकते हो, ऑफ कोर्स मेन के अंदर सारी चीजें तो कर ही सकते हैं ना। अब आप ये सारी चीजें जब मेन के अंदर करते हो, your code will become clumsy. अब यहां मैंने 5 ऑपरेशंस बताए, व्हाट इफ 50 ऑपरेशंस है? मैथमेटिकली तो है 50 ऑपरेशंस, उन सबको अगर आपको मेन के अंदर करना पड़े, तो भैया एक बार के लिए सोचो, अगली बार द पर्सन हु विल बी एक्सेसिंग योर कोड, उसकी हालत क्या होगी। एक एरर ढूंढने के लिए उसको लंबा चौड़ा कोड और हजारों ऑपरेशंस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। उसको ये पता करने में भी टाइम लगेगा, जो अगला कोडर है उसको पता करने में भी टाइम लगेगा कि एग्जैक्ट एरर कहां पे है। इसके अलावा कोई और कोडर अगर आके आपके कोड को समझना चाहे, उसको भी समझने के लिए टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने कोड में जितने भी ऑपरेशंस है सब एक ही जगह ऐड कर दिया है, तो ओवरऑल लुक इज कॉम्प्लेक्स। तो फंक्शन क्या है? एक लॉजिकल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन एक लॉजिकल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जिनको हम यूनिकली अलग करके एक बॉडी देते हैं, ताकि अभी ये जो बॉडी है, ये बॉडी स्पेसिफिकली सिर्फ इसी और इसी टास्क के लिए बनी है। अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करते हैं। मान लो आपके घर में हर चीज के लिए अलग अलग कमरा नहीं होता, मतलब एक कमरा है, वही आपका किचन है, वही आपका लिविंग रूम है, वही आपका डाइनिंग है, वही आपका बेडरूम है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती। मतलब ये नहीं है कि कर नहीं पाते, दुनिया में बहुत लोग हैं जिनका घर सिर्फ एक कमरे का है, वो लोग भी मैनेज कर रहे हैं। बट विच टाइम ज्यादा कमरे क्यों बने? ऑब्वियसली क्योंकि ईजियर है। क्या कहते हैं, आपके डेली एक्टिविटीज के हिसाब से आपका काम सेग्रीगेटेड है, आपकी प्लेस सेग्रीगेटेड है। अगर आपको सोना है, यू गो टू द बेडरूम। अगर आपको पढ़ना है, पीपल गो टू देयर स्टडी। आपको खाना बनाना है, तो ऑब्वियसली वी हैव अ किचन। सिमिलरली वी हैव अ वॉशरूम, लिविंग रूम, सब कुछ होता है। तो ये रियल टाइम में जब आप उस चीज को यूज करो, एप्लीकेशन को इजियर कर देता है। क्यों? टास्क के हिसाब से आपकी स्पेस सेग्रीगेटेड है। सेम चीज अब देखते हैं कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन को कैसे यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, सेम एग्जांपल को एक बार देखते हैं। कोड अपीयर कर गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को देखते हैं, इस वाले पार्ट को। यहाँ पे मैंने नॉर्मली सेम एग्जांपल को आपको समझाया है। कैसे? दो नंबर को ऐड हम लोग कन्वेंशनली कर रहे हैं। यहाँ पे ये मेरा अगेन फॉर्मेलिटी वाला पार्ट जो है, डॉट डॉट करके मैंने दिखा दिया स्टार्टिंग में, उससे कंफ्यूज मत होना। वो हेडर फाइल वगैरह डिक्लेयर करते हैं वहां पे। मेन फंक्शन शुरू हुआ, तीन वेरिएबल डिक्लेयर हुए, प्रिंट करके दो नंबर इनपुट करो करके बताया, स्कैनफ के थ्रू ए और बी में स्टोर करा, सी में दोनों की एडिशन स्टोर करी और सी को प्रिंट कर दिया। तो ये नॉर्मल तरीका है। कोड बड़ी सिंपल भी दिख रही है। अब भैया यहाँ पे सिर्फ एडिशन है, ये कोड जो है सिर्फ एक ऑपरेशन कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एक काम करते हैं, अगर ये 15 ऑपरेशन करे तब नहीं, थोड़ा और बढ़ाते हैं, 150, 1500 या 15,000 ऑपरेशन करे या उससे भी ज्यादा। अब भैया रियल टाइम में आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो या कोई एक चीज बना रहे हो, रियल टाइम में तो उसके कितने भी ऑपरेशंस हो सकते हैं आपको नहीं पता। तो 15,000 अगर ऑपरेशंस एक ही फंक्शन में, मेन फंक्शन में हो रहे हैं, आप समझ पा रहे हो उस कोड की लेंथ, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और उसके वजह से फर्दर अगर आप कोई भी एरर ढूंढने जाओ तो आपको कितना ज्यादा डिग करना पड़ेगा।
उसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग हर एक ऑपरेशन को लॉजिकली डिवाइड करके उनको फंक्शंस में रख देते हैं, ताकि व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड फंक्शंस को हम यूज कर पाए। अगला बंदा जब कोई आए पढ़ने के लिए आपके प्रोग्राम को, वो भी इजीली समझ पाए, क्योंकि आपने कोड को लॉजिकली डिवाइड करके रखा है। तो चलिए देखते हैं इसी एडिशन को हम लोग फंक्शन के थ्रू कैसे करेंगे। अब याद रखना गाइस, फंक्शन में 3 पार्ट होते हैं जब आपको फंक्शन को यूज करना है। वेरिएबल की तरह ही सबसे पहले हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है। यहां डिक्लेयर जब आपने किया, यहां पे आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप बता रहे हो कि हाँ भैया एक फंक्शन है मेरी ऐड जो मैं यूज करने वाला हूं, डिक्लेरेशन हो रही है इस फंक्शन की। अब कैसे डिक्लेयर करते हैं उसका सिंटैक्स देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आएगा आईएनटी, यानी कि रिटर्न टाइप। अब जब आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, मतलब जब आप डिवाइड कर रहे हो लॉजिकली एक कोड को, तो ऑब्वियस सी बात है आप प्रोसेसिंग कुछ उसमें करोगे, और प्रोसेसिंग अगर करोगे उसकी कोई आउटपुट आएगी, तो आउटपुट की जो टाइप है वो हम यहां डिफाइन करते हैं। यहां मैं 2 नंबर्स को ऐड कर रहा हूं, आई एम श्योर ऑफ द फैक्ट दैट माय आउटपुट विल बी ऑफ इंटीजर टाइप, सो आई एम राइटिंग int हियर। दिस इज बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू योर फंक्शन विल रिटर्न। उसके बाद आ गया ऐड। ये ऐड क्या है, सिंपली फंक्शन का नाम है। आप ऐड के बदले एडिशन रखना चाहते हो रख सकते हो, सम रखना चाहते हो रख सकते हो। वेरिएबल वाला एग्जांपल याद करो, नाम क्यों देते, ताकि इजीली रेफर करा जा सके। तो ये बस नाम जो दिया गया है फंक्शन को, ताकि हम लोग व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड इसको रेफर कर सकें। गाइस मेरे को पता है इस जगह पे एक रिफ्लेक्शन आ रही है व्हाइट बोर्ड में, वो लाइट की वजह से है। अगले वीडियो तो क्या डू सम जुगाड़ उसको छुपाने के लिए। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू दिस। तो ये हमारा नाम हो गया। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट एंड हो रहा है, उसके बीच में हम डिफाइन करते हैं कि हम फंक्शन को कॉल करते टाइम उसमें कितने वैल्यूज को सेंड कर रहे हैं। अब वैल्यूज क्यों सेंड करना है, अब सोचो भैया, आप एक फंक्शन बना रहे हो, मतलब आप एक कोई स्पेसिफाइड टास्क उसमें करोगे। अब एडिशन का एग्जांपल ले लो। हर बारी अगर मैं वही दोनों नंबर को यहां पे डिफाइन कर दूं 10 और 15 या 5 और 10, उसी को ऐड करते रहूं, उसका कोई फायदा होगा? विल इट बी प्रैक्टिकेबल? डेफिनेटली नॉट। हमको ये मेक श्योर करना पड़ेगा, हाँ मैं अगर एडिशन के लिए कोड लिख रहा हूं, कोई भी 2 नंबर आए तो मैं उसको ऐड कर पाऊं। तो इसीलिए सेम तरीके से हमें इनपुट एक फंक्शन को देने की जरूरत है। कैसे देंगे, यहां पे लिख के कितने नंबर ऑफ इनपुट्स, कॉमा सेपरेट करके लिख सकते हो, एंड जितने इनपुट्स आप दे रहे हो उनकी टाइप क्या है। यहां मैं 2 इंटीजर ले रहा हूं तो int कॉमा int, 3 लेने होते तो एक और कॉमा int लिख देता, एक और फ्लोट चाहिए होता तो कॉमा फ्लोट लिख देता। जितने भी मेरे को वैल्यूज पास करने हैं वो यहां लिख के मैं स्पेसिफाई कर देता। इसको आप इनपुट बोल सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स बोल सकते हो, पैरामीटर्स बोल सकते हो। फंक्शन की काम वही है कि जो वैल्यू हम लोग भेज रहे हैं वो ये फंक्शन को लेके जाएगा, देन सेमीकोलन, डिक्लेरेशन खत्म। उसके बाद आते हैं मेन फंक्शन में नॉर्मली कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं देखते हैं। मेन फंक्शन शुरू हो गया, यहां भी फॉर्मेलिटीज मैंने ऊपर ही लिख दी थी। उसके बाद 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, सेम यहां मैं printf 2 नंबर मांग रहा हूं, scanf 2 नंबर लाके a और b में स्टोर कर रहा हूं। अब एक आउटपुट स्क्रीन बनाते हैं। यहां मैंने मान लो अपनी आउटपुट स्क्रीन को बना दिया है। क्या वेरिएबल डिक्लेयर करा, a b और c, यानी a आ गया, b आ गया और c आ गया। अब scanf के थ्रू हमने इनपुट मांगा। मान लो यूजर ने इनपुट दिया a के लिए 25 और b के लिए इनपुट दिया 15, ठीक है। a और b के लिए 25 और 15 आया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे थे इस एग्जांपल में डायरेक्टली। यहां क्या कर रहे हैं, c इज इक्वल टू, एक नंबर होना चाहिए, नहीं है क्या है, ऐड। ऐड मतलब अब हम इस पर्टिकुलर चीज को, इस फंक्शन को रेफर कर रहे हैं यहां पे। तो जैसे ही मेरी ये स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी, एंड में सेमीकोलन था मैं भूल गया था, जैसे ये स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी यानी ऐड का नाम आएगा। कंपाइलर नॉर्मली कैसे ट्रैवल करती है, हमने लास्ट टाइम देखा था, कैसे टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट करेगी। तो ऊपर से अभी नीचे आ रही है, जैसे ही ऐड मिली इसको, ये अपने कंट्रोल को ट्रांसफर करके जिस जगह पे आपकी ऐड फंक्शन डिफाइंड है वहां पे आ जाएगी, एंड वहां से फिर इट विल कंटिन्यू टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट टिल द फंक्शन गेट्स ओवर, या रिटर्न स्टेटमेंट आता है। क्या है रिटर्न वो देखेंगे। तो यहां पे कंट्रोल आ गया। यहां पे कंट्रोल क्या लेके आया, इन दोनों वैल्यूज को, क्योंकि यहां पे ये दोनों वैल्यूज हमने सेंड करे थे। इन दोनों में क्या वैल्यू है, 25 और 15। तो जैसे ही इस लाइन में आया, हमने पहले देखा हाँ भी ऐड फंक्शन कॉल हो गया। अब इसके अंदर हम लोग 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, x और y, यानी x और y, ये 2 नए वेरिएबल डिक्लेयर हुए। इनमें क्या वैल्यूज आई, यहां पे, यहां से हमने a और b के वैल्यूज को सेंड किया था, जो कि 25 और 15 है। ऑटोमेटिकली 25 और 15 यहां पे स्टोर हो जाएंगे x और y में। अब x और y में स्टोर हो गए। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया z। अब z को हम लोग कर रहे हैं यहां पे
इज इक्वल टू x प्लस वाई। एक्स और वाई में क्या है 25 और 15, यानी कितना हो गया 40। तो z में या z में आके अभी 40 स्टोर हो गया है। अब ये स्टेटमेंट नोट करो, ये वाला अपना स्टेटमेंट खत्म हो गया, ये स्टेटमेंट को नोट करो। इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, हम लोग रिटर्न कीवर्ड को यूज कर रहे हैं। रिटर्न स्टेटमेंट करता क्या है, जैसे ही रिटर्न एनकाउंटर होता है कंपाइलर को पता चल जाता है कि हाँ भैया ये पॉइंट है जहां से मेरे को कॉलिंग फंक्शन पे वापस जाना है। अब ये मेरा ऐड फंक्शन है, इसको हमने कॉल किया है, यानी कि दिस इज द कॉल्ड फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन कौन सी है मेरी, मेन फंक्शन। मेन से मैंने ऐड को कॉल किया है ना, तो मेन फंक्शन मेरी कॉलिंग फंक्शन है। तो रिटर्न स्टेटमेंट मेरे कंट्रोल को जैसे यहां से ट्रांसफर होके आया था, उसके बाद एक 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 करके नीचे जा रहा था नॉर्मली, यहां से दोबारा वो ट्रांसफर कर देगा कॉलिंग फंक्शन को। कैसे, इस वैल्यू के साथ। हमने यहां रिटर्न z लिखा है, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं आप लोग को देखे करके। यहां z लिखा हुआ है, रिटर्न z लिखा हुआ है, तो जो z की वैल्यू है या z की वैल्यू है वो लेके यहां पे वापस आएगा। z की वैल्यू क्या है 40, तो 40 अब यहां से रिटर्न स्टेटमेंट से दोबारा इस जगह पे वो वापस आएगा। क्या लेके आ रहा है, 40 लेके आ रहा है। अब इसके लेफ्ट साइड में क्या है, c इज इक्वल टू है, यानी ये जो 40 है ये जाके आपके c में स्टोर हो गया। उसके बाद प्रिंटफ c, काम खत्म। तो जो काम आप नॉर्मली यहां कर रहे थे, फंक्शन के थ्रू स्टेटमेंट्स को या आपके कोड को लॉजिकली डिवाइड करके आप ऐसे कर सकते हो। तीन चीजें याद रखो गाइस। फंक्शन डिक्लेरेशन ये है, जैसे वेरिएबल की तरह हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, बताने के लिए कंपाइलर को हाँ ये एक हमारी यूजर डिफाइंड फंक्शन है। उसके बाद ये फंक्शन कॉलिंग पार्ट है, कॉलिंग के बाद इसको आप फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन बॉडी बोल सकते हो, एंड रिटर्न स्टेटमेंट से वापस वो कॉलिंग फंक्शन के पास चला जाता है। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है गाइस, ये जो पार्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन पार्ट जो है मेरा, ये कंपलसरी नहीं है। क्यों कंपलसरी नहीं है, अगर मैं यहां पे पहले इस पार्ट को लिख देता, ये जो मेरा पार्ट है, यानी ये जो फंक्शन है इसको लेके मैं अगर मेन के ऊपर ही प्लेस कर देता, तब मुझे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि जिस मूवमेंट पे ऐड मिला कंपाइलर को, कंपाइलर वहां क्या करेगा, यहां से ऊपर ट्रैवल करता है कि हाँ ऐड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या, तो ऊपर अगर हमने डिक्लेयर किया है, कंपाइलर को पता चल गया कि हाँ ऐड डिक्लेयर्ड है, मतलब नीचे कहीं पे होगा। या फिर अगर हम पूरी की पूरी फंक्शन डेफिनेशन को या बॉडी को ही ऊपर लिख देते हैं, तो कंपाइलर को वही मिल जाएगा। तो अगर आपके कॉलिंग फंक्शन से ऊपर कॉल्ड फंक्शन डिफाइंड है, उस केस में आपको डिक्लेरेशन की, फंक्शन डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। तो दिस वाज इन अ नटशेल अबाउट फंक्शंस गाइस। अब देखते हैं कि जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, मेमोरी में क्या होता है। तो गाइस जब आप एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहे हो, उसकी स्कोप यानी कि उस पर्टिकुलर फंक्शन की स्कोप आपके कॉलिंग स्कोप से काफी अलग है। कॉलिंग स्कोप का क्या मतलब होता है, कॉलिंग स्कोप मतलब जहां से आप कॉल कर रहे हो उसकी स्कोप, और कॉल्ड फंक्शन की स्कोप जो है वो अलग होती है। मेमोरी मेरा यहां पे कहने का मतलब है जो डेटा मेंबर्स आपके फंक्शन में है और जो डेटा मेंबर्स कॉलिंग फंक्शन में है या कॉलिंग एरिया में है, उनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है गाइस, वो अलग अलग मेमोरी शेयर करते हैं। वो समझने के लिए ये एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पे मैंने क्या किया, एक सिंपल सा मैंने फ्रेमवर्क टाइप बनाया है ताकि आप लोग समझ पाओ। इसमें सिंटैक्स को ध्यान मत दो, लॉजिक को समझो कि हो क्या रहा है, अंदर के बात को समझो। तो यहां मैंने मेन फंक्शन एक बनाया, मेन फंक्शन के बाद यहां पे मैंने इंटीजर में 4 वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर रहे हैं। ये अपन मान के चलते हैं कि आउटपुट स्पेस है, ये मेरी मेमोरी है। मेमोरी है तो मैंने 4 पर्टिकुलर वेरिएबल अभी डिक्लेयर किए, वो यहां पे आएंगे क्या, A, B, C और D। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं एंटर नंबर्स, यानी आउटपुट स्क्रीन में मेरा एंटर नंबर्स करके ये प्रिंट होके आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, स्कैनफ यूज करके इनपुट ले रहा हूं इन वैल्यूज में, A, B, C, D में। मान लेते हैं यूजर ने वैल्यू दिया 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज यूजर ने एंटर करे हैं। ओके, अब फर्दर क्या हो रहा है, यहां पे हम लोग फंक्शन 1 को कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन 1 है जो कि इधर डिफाइंड है। फॉर्मेलिटीज पे मत जाओ गाइस, डिक्लेरेशन वगैरह सब कुछ है, मैं यहां कुछ और एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फंक्शन 1 को जैसे ही कॉल किया है, हम यहां 2 आर्ग्यूमेंट्स यानी A और B को भेज रहे हैं। सिंपली आर्ग्यूमेंट्स को भेज रहे हैं मतलब क्या, हम A और B की वैल्यू उधर सेंड कर रहे हैं। तो जैसे ही ये पार्ट आया, मेरा कंट्रोल यहां से मूव होके फंक्शन 1 पे चला गया कंट्रोल। ऐसे होती है कॉलिंग के बाद।
1 पे जाओ तो यहां दो और डिक्लेयर्ड है वेरिएबल्स मेरे x और y, यानी यहां पे x और y दो और वैल्यूज डिक्लेयर हो गए। अब कौन से वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए, अब कौन से वैल्यूज उनको असाइन होंगे, a और b वाले। a और b में क्या है 1 और 2, तो 1 और 2 हो गया। सही है। अभी तक इस फंक्शन के अंदर आते हैं। पहला हमने ऑपरेशन करा x इज इक्वल टू x प्लस वाई, मतलब क्या हो गया 1 प्लस 2 3 हो गया। तो अब मेरे x की वैल्यू है 3, करेक्ट। उसके बाद मैंने लिखा है y इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, यानी कि अभी x 3 है y 2 है, तो y की वैल्यू अब नई वैल्यू जो है वो हो गई 5। उसके बाद क्या है, ये फंक्शन खत्म। ये फंक्शन खत्म होते ही मेरा कंट्रोल दोबारा यहां से मुड़ के इस लाइन में वापस आ जाएगा। ये हमने पिछले एग्जांपल में देखा था। तो जिस मूवमेंट में कंट्रोल यहां से वापस आ रहा है उसके बाद x और y का कोई मतलब नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि x और y इस फंक्शन में डिफाइंड थे। अब उस फंक्शन की बॉडी यानी उसकी स्कोप खत्म है, तो जो वेरिएबल्स यहां इस फंक्शन में डिफाइंड है, चाहे वो x y हो या यहां पे मैं और 5 वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दूं, वो सारे वेरिएबल्स यानी वो सारी मेमोरी हमारे स्कोप में बाकी जगहों के लिए तब तक ही है जब तक ये फंक्शन अवेलेबल है। जैसे ही कंट्रोल अपना फंक्शन के स्कोप से बाहर गया, उन वेरिएबल्स का मतलब नहीं रहेगा, वो हमें और एक्सेसिबल नहीं रहेंगे कहीं भी बाहर हो। तो यहां वापस आया। अब हम प्रिंट कर रहे हैं a और b को, तो भैया a और b में क्या आएंगे 1 और 2। यहां आउटपुट स्क्रीन में 1 और 2 आ गया, उससे पहले यूजर ने 1 2 3 4 एंटर करा था, ठीक है। तो आउटपुट स्क्रीन में 1 और 2 आ गया। क्यों 1 और 2 आया? क्योंकि a की वैल्यू अभी भी 1 और 2 है। क्या हमने a के साथ कोई छेड़छाड़ करी या b के साथ कोई छेड़छाड़ करी? नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जहां वैल्यू भेज रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। इसको हम लोग कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। ये पहला टाइप है जहां पे हम लोग सिर्फ वैल्यू सेंड कर रहे हैं फंक्शन को। दूसरे टाइप की क्या है, उसके लिए दूसरे एग्जांपल में जाते हैं, दूसरे पार्ट में। अब कंपाइलर और नीचे आया, फंक्शन 2, यहां पे मेरा फंक्शन 2 डिफाइंड है। फंक्शन 2 के बाद आप यहां देख सकते हो, क्या मैं सिर्फ वेरिएबल भेज रहा हूं? नहीं, उससे पहले ये क्या सिंबल है, आपको याद होगा पिछले एग्जांपल से, एम्परसेंड। क्या रेफर करते हैं? एड्रेस ऑफ। तो एड्रेस ऑफ सी भेज रहे हैं। एड्रेस पता है हर मेमोरी की होती है। जब हम लोग एड्रेस भेज रहे हैं, अगर मैं यहां पे INT P लिखूं सिर्फ इस जगह पे, तो क्या प्रॉब्लम होगी मेरे साथ? टाइप मिसमैच। याद है, आप डायरेक्टली एक एड्रेस को इंटीजर जगह पे स्टोर नहीं कर सकते। तो यहां एड्रेस स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? पॉइंटर। तो यहां हम लोग दो एड्रेसेस भेज रहे हैं, एम्परसेंड C और एम्परसेंड D। तो यहां हम लोग दो पॉइंटर्स क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि P और Q। अब ये लोग क्या रिसीव करेंगे? वैल्यूज नहीं। C और D के जो एड्रेस हैं, इन एड्रेसेस को अब P और Q रिसीव करेंगे। मतलब P और Q दो और मेमोरी हमें एलोकेट हुए। इनके पास क्या है? इनके पास एड्रेस है। किसका? P के पास है C का एड्रेस, यानी P C को पॉइंट कर रहा है, एंड Q के पास है D का एड्रेस, यानी Q जो है वो D को पॉइंट कर रहा है। अब इसके अंदर चलते हैं। ये पार्ट अपना हो गया, अभी फंक्शन 2 में आया, दो पॉइंटर डिक्लेयर हो गए, जो एड्रेसेस हमने भेजे थे वो यहां पे रिसीव हो गया, सेव हो गया। अब अंदर चलते हैं। अब यहां पे क्या किया मैंने? स्टार का मतलब क्या होता है? वैल्यू एट। तो मैं लिख रहा हूं वैल्यू एट P इज इक्वल टू वैल्यू एट P प्लस वैल्यू एट Q। वैल्यू एट क्या है? यानी कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू है, इस एड्रेस का हमने ऑलरेडी एक निकनेम दे रखा है, क्या? C। सिमिलरली दूसरे एड्रेस का निकनेम है D। चाहे ये मेन फंक्शन में हो, डिक्लेयर वहां किया गया है, बट भेजने टाइम हम लोग क्या भेज रहे हैं? एड्रेस भेज रहे हैं। तो अब जब पॉइंटर के थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, वो ओरिजिनली C और D की वैल्यू ही एक्सेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस एड्रेस को एक्सेस कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो अब जब मैं लिख रहा हूं *p इज इक्वल टू *p प्लस *q, तो यहां क्या हो जा रहा है? इनडायरेक्टली इट इज मीनिंग इस वैल्यू को चेंज कर रहा है, यानी इस एड्रेस में जो वैल्यू है अब 3 इस एड्रेस की वैल्यू अब हो जाएगी 4 प्लस 3, यानी कि 7। क्योंकि इसका एड्रेस P के पास स्टोर्ड है, हम उसी एड्रेस के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। अब उसके बाद वाला स्टेटमेंट क्या है? *q इज इक्वल टू *q प्लस *p। मतलब अब इस वाले एड्रेस की वैल्यू चेंज होगी, 7 प्लस 4 हो गया मेरा
11 11 हो गया। अब यहां पे ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म होने के बाद यहां जैसे ही अपना कंट्रोल पहुंचता है आखिरी या ब्रैकेट खत्म, तो दोबारा मेरा कंट्रोल वापस यहां आ जाता है जहां से इनिशियली गया था फंक्शन 2 में। याद है, यहीं से फंक्शन 2 में गया था, दोबारा खत्म होते ही यहां वापस आ जाता है। अब ये लाइन खत्म, प्रिंट करते हैं सी और डी। जब हम लोग सी और डी प्रिंट करेंगे अब क्या आउटपुट आएगी? सी में अब क्या है 7, डी में अब क्या है 11, तो अब मेरी आउटपुट आएगी 7 और 11। क्यों आई आउटपुट 7 और 11 पता चला ना गाइस, जब हम लोग वैल्यू भेज रहे हैं तो वो दो नए मेमोरी एलोकेट करके उनमें वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, नए वेरिएबल ऐड किए जा रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। लेकिन जब हम एड्रेस भेज रहे हैं तो वो उसी पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस भेज रहा है, तो एनी चेंज मेड इन द कॉल्ड फंक्शन व्हेन एड्रेस इज पास्ड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द कॉलिंग फंक्शन। और इस तरीके को हम लोग बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस, इसको कॉल बाय एड्रेस करके भी रेफर किया जाता है, बट मोस्टली कॉल बाय रेफरेंस ही बोलते हैं। तो अब कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझते हैं। अब किस चीज से रिलेट करवाऊं? मान लो आपको एक बाइक पसंद आई है। बाइक कहां पसंद आई है? आपकी एक दोस्त की बाइक है केटीएम ड्यूक, जो आपको बहुत पसंद है और वो ब्लैक कलर की है। आप घर जाके पापा बोलते हो, पापा पापा मेरे को वही बाइक चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे को वही बाइक चाहिए। पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, कोई नहीं, शोरूम जाते हैं, वैसी बाइक दिला के आपको ले आते हैं। तो दैट इज कॉल बाय वैल्यू। मतलब आपको नई बाइक मिली उस टाइप की, बट नई बाइक मिली। अब अगर उस गाड़ी को लेके आप बाहर कहीं ठोक ठाक देते हो तो वो आपकी गलती है, आपका नुकसान है। आपके दोस्त के बाइक को कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपके पापा क्या करते हैं, जब आप बोलते हो मेरे को वो बाइक चाहिए, लिटरली पापा जाके वही बाइक उठा के ले आते हैं आपके दोस्त की। अब अगर आप वो बाइक ठोकते हो, भाई दोस्त मारेगा, मत करना। तो ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस है, इससे रिलेट करो, समझो गाइस इस कॉन्सेप्ट को। आने वाले वीडियोस में हम लोग और स्टैटिक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में बात करेंगे, लूप्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए स्टे सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।